गाने जो हैं वो इस तरीके के होते हैं। ये इमेजेस जो हैं आपके लिए स्पेशली सिरमौर से मंगवाई गई हैं। लगभग ये प्रोसेस जो है वो सेंटर से भी अप्रूव मिल चुका है लगभग और स्टेट से भी। जब इतनी चीजें अच्छी हैं तो किस चीज का विरोध है? अब उस विरोध के बारे में बात करते हैं। किस चीज का विरोध क्यों? हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं इशू ऑफ एसटी स्टेटस फॉर हाटी कम्युनिटी। आखिरकार ये विवाद क्या है, ये क्यों चला हुआ है, तो आपको इस टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए। इसलिए हम इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। शुरुआत हम करेंगे ज्योग्राफिकल लोकेशन से, क्योंकि जब भी आप कुछ चीजें पढ़ रहे हैं तो हमें उसकी ज्योग्राफी के बारे में जरा जानकारी होनी चाहिए। फिर देखेंगे हम हु वर हाटीज, ये हाटी कम्युनिटी आखिरकार कौन थी और क्यों इस कम्युनिटी को हाटी कहा जाने लगा। व्हाट इज एसटी स्टेटस? इस हाटी ये जो हाटी कम्युनिटी है ये डिमांड कर रही है कि हमें एसटी स्टेटस चाहिए, तो ये एसटी स्टेटस है क्या। फिर देखेंगे शेड्यूल्ड ट्राइब वर्सेस शेड्यूल्ड एरिया। शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड एरिया में क्या अंतर है? क्या ये जो गिरिपार वाला रीजन है इसके लिए क्या शेड्यूल्ड एरिया का दर्जा दिए जाने की बात हो रही है या शेड्यूल्ड ट्राइब, वो भी देखेंगे। क्राइटेरिया फॉर इंक्लूजन इन एसटी स्टेटस, क्या क्या क्राइटेरिया दिए गए हैं हमारे संविधान में या हमारे जो एक लोगों कमेटी गठित की गई उन्होंने कुछ क्राइटेरिया रखे कि अगर आपको एसटी का स्टेटस चाहिए, किसी भी ट्राइब को एसटी का स्टेटस चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा। हमारे जो पॉइंट्स दिए गए हैं, 3-4 पॉइंट्स दिए गए हैं, उन पर आपको खरा उतरना पड़ेगा, तभी एसटी का स्टेटस दिया जाएगा। हम क्राइटेरिया के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बैकग्राउंड ऑफ हाटी कम्युनिटी डिमांड। इस हाटी कम्युनिटी की डिमांड आखिरकार कब से शुरू हुई, किस बेसिस पर इनकी जो रिपोर्ट्स दी गई थी उनको नेग्लेक्ट किया गया, और अब 2021 और 22 में इस रिपोर्ट को आरजीआई के द्वारा जो होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है उन्होंने ये डिमांड एक्सेप्ट क्यों की। फिर देखेंगे व्हाई अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी इज अगेंस्ट दिस मूव। इसी कम्युनिटी का एक सेक्शन इस एसटी स्टेटस के खिलाफ है, वो चाहते हैं कि हमें एसटी का स्टेटस ना मिले। तो क्यों वो ऐसा चाहते हैं? क्या उनके पास कुछ वैलिड पॉइंट्स हैं? फिर देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ गेटिंग एसटी स्टेटस। एसटी का स्टेटस मिलने के बाद क्या क्या फायदे होते हैं, क्या एक कम्युनिटी का उससे बाद उत्थान होता है अगर एसटी का स्टेटस मिल जाता है तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आई होप कि आप लास्ट तक बने रहेंगे इस सेशन में। हम पूरी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि सभी वैलिड पॉइंट्स को आपके सामने रखा जाए, जो तथ्य हैं वो आपके सामने हो, ताकि आपके मन में जो भी संशय है वो क्लियर हो जाए इस लेक्चर के अंत तक। आई होप कि आप अंत तक बने रहेंगे। इससे पहले कि हम आज का सेशन शुरू करें, अगर आप में से कोई भी एचपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 1 सितंबर से एचपीएसआई की जो क्लासेस हैं वो शुरू होने जा रही हैं। अभी तक आपके पास जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो भी आपके पास हैं। हमारी एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्री डेमो क्लासेस उसमें हैं, पीडीएफ क्लास नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज, मीडियम जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम होगा। फ्री करंट अफेयर तो पीडीएफ आपको मिलती ही है। तो अगर आप में से कोई भी एचपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहा है तो हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। तो चलिए आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। फिर शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी ऑफ सिरमौर। सिरमौर इज द सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, हैविंग 2825 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। ये आपको सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट दिख रही है हिमाचल प्रदेश की। इसके साथ में ही 3 जो स्टेट्स हैं वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री बनाती हैं। वो 3 स्टेट्स कौन कौन सी हैं? पहली है उत्तराखंड, दूसरी है उत्तर प्रदेश और तीसरी है हरियाणा। और 2 डिस्ट्रिक्ट में से एक हो गई सोलन और दूसरी शिमला। ये दोनों सिरमौर के साथ बाउंड्री बनाती हैं। सिरमौर का जो क्षेत्रफल है वो 2825 स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये हमें थोड़ा बेसिक सा आइडिया इसके बारे में हो गया। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कितनी थी? 5,29,855, जो हिमाचल की पॉपुलेशन का कितने परसेंट है? 7.72%।
पॉपुलेशन हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हम जब गिरी पार की बात करेंगे, ट्रांसगिरी रीजन की बात करें, तो वहां पर कितनी पॉपुलेशन है। बात करें रिवर बेसिन की, अगर हम हिमाचल की बात करें, हिमाचल में मेजर 5 रिवर्स हैं। तो जहां जहां से वो बहती हैं वो अपने साथ रिवर बेसिन बनाती हैं, यानी कि उनकी ट्रिब्यूटरी बह रही है। फॉर एग्जांपल ये चिनाब रिवर है, चिनाब रिवर की ट्रिब्यूटरीज यहां से आ रही हैं इस तरीके से, तो एक चिनाब बेसिन बना रही है। उसी तरीके से हमारे पास है रावी बेसिन, ब्यास बेसिन, सतलज बेसिन एंड यमुना बेसिन। और हमारे लिए जरूरी है आज के टॉपिक को समझने के लिए यमुना बेसिन। आखिर यमुना की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, और यमुना आगे जाकर के फिर प्रयागराज में गंगा रिवर से मिल जाती है। थोड़ा सा और ब्रीफली देखते हैं इसको, जरा 3D में देखने की कोशिश करते हैं ताकि आपको ये टॉपिक और अच्छे तरीके से समझ आए। ये आपको यहां पर सिरमौर डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जो मेन रिवर इसको 2 भागों में विभाजित कर रही है वो है गिरी रिवर। गिरी रिवर का ओरिजिन कुपर पीक से होता है, फिर जाकर के ये शिमला और सिरमौर के बीच में बाउंड्री बनाती है और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को लगभग 2 इक्वल पार्ट में विभाजित करके यहां पर यमुना रिवर से मिल जाती है। अच्छे तरीके से देखिए। अब देखिए जब 2 भाग इसने किए, इस रिवर ने 2 भाग किए, एक भाग कहलाया ट्रांसगिरी रीजन और दूसरा भाग सिसगिरी रीजन। ट्रांसगिरी रीजन को कहते हैं गिरी पार, यह हो गया आपका गिरी पार, और ये वाला सिसगिरी वाला हो गया गिरी आर, गिरी आर। और जो एसटी स्टेटस की मांग है वो किस वाले क्षेत्र के लिए है? वो इस वाले स्टेटस के लिए है, इस वाले क्षेत्र के लिए है, ट्रांसगिरी रीजन। यहां पर हरिपुर धार, चूड़धार, शिलाई, ये वाला एरिया इस पोर्शन में आता है। दूसरी जो मेजर रिवर यहां पर है वो है टोन्स रिवर। टोन्स रिवर उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है, फिर त्यूनी में आकर के इसमें एक मेजर रिवर मिलती है पब्बर। यहां पर आपको दिख रहा है पब्बर रिवर त्यूनी में टोन्स रिवर से मिलती है। अब देखिए टोन्स रिवर आ रही है और यहां पर उत्तराखंड, और एक तरफ उत्तराखंड है और दूसरी तरफ सिरमौर है। सिरमौर का ये शिलाई वाला इलाका आपको यहां पर दिख रहा है, तो इसके साथ ये यहां पर बाउंड्री बना रही है। ये देखिए यहां पर एक बाउंड्री बना रही है टोन्स रिवर। टोन्स रिवर कालसी में आकर के यमुना रिवर में समाहित हो जाती है, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। लेकिन यहां पर हमें जो जानना है, यहां पर अपना फोकस रखिए, क्योंकि जो सारी की सारी कहानी है वो शुरू यहीं से होती है। एक तरफ आपको दिख रहा है जौनसार बाबर वाला रीजन जो उत्तराखंड का पार्ट है, और दूसरी तरफ दिख रहा है आपको सिरमौर वाला पोर्शन। अब जौनसार बाबर वाले रीजन को 1967 में एसटी का स्टेटस दिया गया। अगर हम इनकी टोपोग्राफी देखें तो बिल्कुल सेम लगता है, इसमें कुछ अंतर ही नहीं लग रहा है कि नदी के पार वाले रीजन को एसटी का स्टेटस दिया गया और नदी के आर वाले रीजन को एसटी का स्टेटस नहीं मिला। इसलिए यहां की जो कम्युनिटी है गिरी पार वाले रीजन की, वो ये मांग कर रही है कि हमें भी एसटी का स्टेटस दिया जाना चाहिए। यहाँ का जो कल्चर है वो लगभग सेम ही है। तो यही चीज मैंने आपको अभी मैप में डिस्कस की कि गिरी रिवर 2 भागों में विभाजित कर रही है, और क्लैरिटी से समझ लीजिए, क्योंकि ये अगर आपको समझ आ गया तो ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। 2 हिस्सों में बांट दिया, ये आपका गिरी पार वाला हो गया, ये गिरी आर वाला रीजन हो गया। ये इसमें एक और रिवर मिलती है जलाल रिवर जो ददाहू में मिलती है, बाटा रिवर है जो इसकी ट्रिब्यूटरी है। यमुना रिवर उत्तराखंड में उत्तराखंड से ओरिजिनेट होते हुए खादर माजरी में हिमाचल प्रदेश में एंटर होती है और ताजेवाला में एग्जिट कर जाती है। तो ये थोड़ी सी ब्रीफ और जानकारी थी। अब आते हैं मेन टॉपिक। मेन टॉपिक है कि हाटी कम्युनिटी कौन है। ट्रांसगिरी रीजन was isolated in earlier times and had no market where people could buy essential item। जो ट्रांसगिरी वाला रीजन मैंने आपको अभी बताया मैप में, तो वो बेसिक कम्युनिटी से दूर था, रोड की उतनी व्यवस्था थी नहीं, तो वहां पर मार्केट भी नहीं थी, तो लोगों को अपने प्रोडक्ट लेकर के मार्केट में जाना पड़ता था। They had to travel long distances on foot to trade center located as far as Shimla, Solan, Nahan and विकासनगर। विकासनगर कहां पर है? देहरादून डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड। तो जो मार्केट सेटअप थी उस दौरान वो कहां पर थी? सोलन डिस्ट्रिक्ट में, शिमला में और विकासनगर में। At these trade centers, they would set up a temporary shops or market for the barter of their local produce like ghee,
वूल, जिंजर, वॉलनट, टर्मरिक एटसेट्रा। वो अपने साथ अपने प्रोडक्ट लेकर भी जाते थे उन दुकानों में। जो बाजार था, बाजार में वो जाते थे और अपनी टेम्परेरी वो शॉप लगा, जैसे आजकल की डेट में ठेला लगाते हैं, टेम्परेरी मार्केट सेटअप करते हैं। तो अपने साथ वो प्रोडक्ट लेकर के जाते थे। उसमें से आपका जैसे घी हो गया, ऊन है, अदरक है, हल्दी है, इस तरीके के प्रोडक्ट वो अपनी पीठ पर उठा करके वहां पर जाते थे। और टेम्परेरी मार्केट उनको कहा जाता था, हाट भी उनको कहा जाता था। To procure essential items like fabric, iron, salt, etc. These temporary markets set up by these people came to be known as Hartis, and consequently, with the passage of time, they were called Hartis. तो जो अपने साथ प्रोडक्ट लेकर के जाते थे, उसके बदले में भी कुछ लाते थे, क्योंकि करेंसी उस वक्त उतनी प्रचलन में थी नहीं। इसलिए जो कम्युनिटी हार्ट करती थी, यानी कि जो वो टेम्परेरी सेटअप करते थे, अपने साथ अपने एसेंशियल आइटम लेकर के जाते थे और वापसी में बार्टर सिस्टम के तहत वो नमक लाते थे, कपड़ा लाते थे अपने यूज के लिए। तो धीरे धीरे इसी कम्युनिटी को, जो हार्ट करने वाले लोग थे, इस कम्युनिटी को ही हार्टी कहा जाने लगा। हार्ट, हार्टी, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि हार्टी कम्युनिटी किसे कहा जाता था। हार्टीज लिव इन 154 पंचायत एरियाज, तो लगभग 154 पंचायत में ये हार्टी कम्युनिटी रहती है। अब 2011 के अकॉर्डिंग हम देखें, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हम देखें तो वहां की पॉपुलेशन कितनी है? 2.5 लाख 2011 के सेंसस में। आज की डेट में वहां की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 3 लाख के करीब पहुंच गई है। नेक्स्ट पे चलते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में। पहले हमें जानना पड़ेगा कि जनजाति किसे कहा जाता था, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब की हम बात कर रहे हैं। शेड्यूल जो शब्द है वो हमारे शेड्यूल से आया, जो हमारे पास शेड्यूल है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, इस तरीके से, और ट्राइब जनजाति हो गया। इसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करें तो ट्राइब्स और आदिवासी इन इंडिया आर जनरली डिफाइंड एज व्हाट दे वर नॉट। वे क्या नहीं थे, इसका क्या मतलब हुआ जानते हैं। ट्राइब्स वर डिफाइंड एज community that did not follow a religion with a written text. They did not have any state or political institution of the usual kind. There was no rigid class division in these, and most importantly, they did not have caste, were neither Hindus nor farmers. They were not Hindus nor farmers. क्या मतलब हुआ इसका? इसका अर्थ ये हुआ कि वो ना तो किसी रिटन टेक्स्ट को फॉलो करते थे, जैसे कि हिंदू धर्म की अगर हम बात करते हैं तो हम वेद, पुराण, भगवत गीता, इन सबको फॉलो करते हैं। लेकिन एक जनजाति में इस तरह का कोई रिटन टेक्स्ट नहीं होता था, और ना ही उनका कोई राज्य होता था, ना ही कोई राजनीतिक संस्था होती थी। आज की डेट में राज्य है, स्टेट की बात जब हम करते हैं, राजनीतिक संस्था है, और ना ही इनमें कोई वर्ग विभाजन था। उतना ज्यादा वर्ग विभाजन था नहीं, लोग मिलजुल कर रहते थे। और सबसे महत्वपूर्ण, इनमें जातियां नहीं होती थी, ना तो ये हिंदू थे और ना ही किसान। इनमें जातियां भी नहीं होती थी। जनजाति, इसमें जातियां नहीं होती थी, और ना ही ये हिंदू और ना किसान थे। अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं, अभी प्रेजेंट डेट की बात भी करेंगे। दलित की तरह सामाजिक समूह के रूप में जनजातियों को विशेषतया निर्धन, कमजोर और समाज के तिरस्कृत वर्ग के रूप में भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं वनवासी। तो इनके उत्थान के लिए, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, इनके उत्थान के लिए इनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया धीरे धीरे। तो देखते हैं हमारे संविधान में इसके लिए क्या प्रोविजन है, क्या डेफिनेशन दी गई है। तो ये हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो इमेज हमने यहां पर डाली है, इसको भी आप देख सकते हैं एक बार, जिसे जनजाति कहा जाता है। शेड्यूल ट्राइब हू दे आर, अगर हम संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, द फ्रेमवर्क्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन took note of the fact that certain communities in India were suffering from extreme social, educational and economic backwardness. हमारे संविधान निर्माताओं ने इस चीज का विशेष ध्यान रखा कि एक जो वर्ग है वो आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और शैक्षणिक रूप से कमजोर था, तो उनके लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए, या उन्हें उनके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यह हमारे संविधान निर्माताओं ने उस वक्त ध्यान रखा। इसलिए इन समुदायों को क्रमशः संविधान के अनुच्छेद 341, 342 के खंड 1 में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में
अधिसूचित किया गया। ये आर्टिकल हमें याद रखने हैं, 341, 342, अभी एक और आर्टिकल आएगा। डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या हमारे संविधान में ऐसी कोई डेफिनेशन दी गई है शेड्यूल्ड ट्राइब की? तो आंसर है नो। इसमें कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी गई कि कौन शेड्यूल्ड ट्राइब, किसे शेड्यूल्ड ट्राइब कहा जाएगा। संविधान में क्या लिखा हुआ है फिर? भारत के संविधान में अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए अनुच्छेद 366(25) में अनुसूचित जनजातियों का संदर्भ उन समुदाय के लिए किया गया है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित हैं। डेफिनेशन कहां पर है? आर्टिकल 366(25). इसमें कहा गया है कि अनुसूचित जाति वही मानी जाएगी जो आर्टिकल 342 में अधिसूचित हैं। तो 342 में क्या कहा गया है? 342 में यह कहा गया है कि प्रेसिडेंट के पास ये शक्तियां होंगी कि कौन सी ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाएगा, कौन सी ट्राइब को ओबीसी का दर्जा दिया जाएगा। ये जो शक्तियां होंगी ये प्रेसिडेंट में निहित होंगी। तो देखते हैं जरा। The Constitution does not specify the caste or tribes which are to be called the SCs or STs. It leaves to the President the power to specify as to what caste or tribes in each state or union territory are to be treated as SC and STs. इसका मतलब ये हुआ कि संविधान में ये नहीं लिखा गया है कि कौन सी कास्ट को SC का दर्जा दिया जाएगा, किस कास्ट को ST का दर्जा दिया जाएगा। ये पावर किसके पास है? ये हमारे राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति को यह निर्दिष्ट करने की शक्ति देता है कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित में किन जातियों और जनजातियों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में माना जाएगा। पहला पॉइंट, राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं। इसके अलावा इस प्रकार SC और ST की सूचियां एक राज्य से दूसरे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से केंद्र शासित प्रदेश में भिन्न होती हैं। अब जरूरी नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में जिस समुदाय को ST का स्टेटस दिया गया है उसी कम्युनिटी को ही हरियाणा में भी ST का स्टेटस दिया होगा। डिफर करता है स्टेट टू स्टेट, यूटी टू यूनियन टेरिटरी। अब देखते हैं नेक्स्ट पे जरा। In case of state, the president issue the notification after consulting the governor of the state concerned. But any inclusion or exclusion of any caste or tribe from the presidential notification can be done only by the parliament and not by the subsequent presidential notification. सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम को जब एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, देखिए क्या कहा गया है इसमें। प्रेसिडेंट किस तरीके से एक कम्युनिटी को ST का स्टेटस देता है। तो मान लीजिए प्रेसिडेंट एक नोटिफिकेशन जारी करता है, उसमें यह कहा गया है कि हम इन कम्युनिटी को ST का स्टेटस देने जा रहे हैं। अब मान लीजिए ये नोटिफिकेशन आ गई है, ये जारी हो चुकी है, लेकिन अब इसमें से किसी एक कम्युनिटी को ST का स्टेटस की जरूरत नहीं है, तो प्रेसिडेंट फिर से नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगा कि इस कम्युनिटी को ST का स्टेटस नहीं दिया जाना चाहिए। ये किसके द्वारा होगा? ये पार्लियामेंट के द्वारा होगा, ना कि प्रेसिडेंट की सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन के द्वारा। यानी कि प्रेसिडेंट के पास ये शक्तियां नहीं है। एक्सक्लूजन इंक्लूजन फ्रॉम द नोटिफिकेशन ये किसके द्वारा किया जाएगा? ये पार्लियामेंट के द्वारा किया जाएगा। Presidents have issued several orders specifying the SCs and STs in different states and union territories, and these have also been amended by the parliament. तो यही लाइन यहाँ पर कही गई है कि प्रेसिडेंट के द्वारा, हमारे जो प्रेसिडेंट अभी तक हुए हैं उनके द्वारा बार-बार ऐसी नोटिफिकेशन जारी की गई है हर एक कम्युनिटी को ST का स्टेटस, जिसको ST का स्टेटस दिया गया है, और पार्लियामेंट ने इस चीज को अमेंड भी किया है। नेक्स्ट पे चलते हैं जरा। सेम केस OBC का है। अब OBC यहाँ पर क्यों है? अगर हम ST के बारे में पढ़ रहे हैं तो OBC के बारे में जान लीजिए फिर। Similarly, the Constitution has not specified the classes of citizens who are to be called the socially and educationally backward classes, also known as other backward classes. जो भी कम्युनिटी SC में नहीं आ रही है, ST में नहीं आ रही है, लेकिन वो कम्युनिटी बैकवर्ड है एजुकेशनली, सोशली, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम OBC कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सिरमौर का ही एग्जाम्पल देते हैं क्योंकि हम सिरमौर के बारे में पढ़ रहे हैं। सिरमौर में जो भाट कम्युनिटी है उसे OBC में इंक्लूड किया गया है। तो ये हो गया। अब इसमें भी सेम ही चीज है।
The 102 Amendment Act of 2018 empowered the president to specify the socially and educationally backward classes in relation to the state or union territories. 102 अमेंडमेंट के तहत प्रेसिडेंट के पास ये शक्तियां निहित हैं कि वो ओबीसी का दर्जा किसे देगा, तो ये प्रेसिडेंट में शक्तियां निहित है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अब इनकी थोड़ा सा डाटा पे चलते हैं कि हमारे पास क्या डाटा उपलब्ध है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये चीजें हमें थोड़ी सी पता होनी चाहिए ताकि हम चीजों को रिलेट कर पाएं। परसेंटेज ऑफ जनरल और ओपन कैटेगरी इन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी इन इंडिया 2011 के अकॉर्डिंग जनरल पॉपुलेशन देखी जाए, अगर जनरल की पॉपुलेशन देखी जाए तो कितनी है 30.74%। हिमाचल में देखा जाए तो 52%। साथ ही साथ में परसेंटेज ऑफ बैकवर्ड क्लासेस यानी कि ओबीसीज की अगर हम पॉपुलेशन देखें तो भारत में है 44% और हिमाचल प्रदेश में है 17.1% जनरल और ओबीसी की। अब देखते हैं एससी और एसटी की। एससी की पॉपुलेशन देखी जाए तो पूरे भारतवर्ष में है 16.63 और हिमाचल प्रदेश में है 25.2%। एसटी की पॉपुलेशन भारत में 8.63% और हिमाचल प्रदेश में 5.7%। ये डाटा 2011 का डाटा है तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं शेड्यूल एरिया। जैसे कि जो हमारे पॉइंट्स थे हम उस तरीके से चले हैं, तो लास्ट तक आप बने रहिए, इंटरेस्ट आपका बना रहना चाहिए, क्योंकि क्या होता है बीच बीच में दिमाग इधर उधर चलने लगता है फिर। तो क्या वो कहते हैं शेड्यूल एरिया। In the Article 244(1) of the Constitution, expression schedule area means such area as the President may by order declare to be schedule area. आर्टिकल 244(1) में क्या कहा गया है कि ये जो शक्तियां हैं शेड्यूल्ड एरिया किसे घोषित किया जाएगा, ये शक्तियां भी प्रेसिडेंट में निहित हैं। प्रेसिडेंट के द्वारा डिक्लेयर किया जाएगा शेड्यूल एरिया, लेकिन इसमें कुछ मापदंड तय किए गए हैं। वो मापदंड है 5वीं सूची में। 5th शेड्यूल में कहा गया है जनजातीय आबादी की प्रधानता होनी चाहिए वहां पर, और क्षेत्र की सघनता और उचित आकार होना चाहिए, यानी कि एक कॉम्पैक्टनेस और रीजनेबल साइज होना चाहिए उसका। एक व्यवहार्य प्रशासनिक इकाई जैसे जिला, ब्लॉक या तालुका होना चाहिए, और पड़ोसी क्षेत्र की तुलना में क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन। किसी एरिया में अगर एसटी की पॉपुलेशन 50% से ज्यादा हो जाती है तो उस एरिया को भी शेड्यूल एरिया का दर्जा दिया जाता है। इसी बेसिस पर 1975 के प्रेसिडेंट के ऑर्डर हैं, ये आपको यहां दिख रहे हैं। द फॉलोइंग ऑर्डर में बी बाय द प्रेसिडेंट इज पब्लिश्ड फॉर जनरल इंफॉर्मेशन। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। क्या ऑर्डर्स हैं? दिस ऑर्डर में बी कॉल्ड द शेड्यूल एरिया हिमाचल प्रदेश ऑर्डर 1975। कौन कौन से एरिया को शेड्यूल एरिया का दर्जा है हिमाचल प्रदेश में? लाहौल एंड स्पीति, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, पांगी तहसील एंड भरमौर सब तहसील इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो 3 एरिया यहां पर दिख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में जिनको शेड्यूल एरिया का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि यहां पर एसटी की जो पॉपुलेशन है वो 50% से ज्यादा है। अब देखिए ये वाला जो आपको मैप में दिख रहा है, इस एरिया को शेड्यूल एरिया का दर्जा प्राप्त है। ये इमेज फिर से आएगी तो ध्यान में रखिएगा। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। According to census 2011, the population of Himachal Pradesh is 68,64,602, of which 3,92,126 belongs to scheduled tribe. The following communities have been listed in the scheduled tribe. कौन-कौन सी communities हैं? भाट, बोध, कद्दी, गुजर। तो ये जो हैं ये एसटी स्टेटस में, इनको एसटी का स्टेटस दिया गया है। अब चलते हैं कि आखिरकार एसटी का जो स्टेटस है वो किस बेसिस पर दिया जाता है। इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है लोकुर कमेटी। लोकुर कमेटी की रिपोर्ट में कुछ चीजें जो कही गई हैं वो आज रेलेवेंट है। आज उन बेसिस पर एसटी का स्टेटस दिया जाता है। तो वो कौन कौन सी हैं थोड़ा सा देखते हैं जो इस रिपोर्ट में कहा गया है। As per census 1931, scheduled tribes are termed as backward tribes living in the excluded and partially excluded area. 91 के सेंसस में शेड्यूल्ड ट्राइब को क्या कहा गया? बैकवर्ड ट्राइब। पहली चीज, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 called for the first time of representatives of backward tribes in provincial assembly. 1935 के एक्ट में पहली बार क्या होता है, इस कम्युनिटी से
रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, इलेक्शन जो है, इलेक्शन में सीट किसके लिए होती है? बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए, बैकवर्ड ट्राइब के लिए। तो ये हो गया। अब चलते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या कहा गया, कौन कौन से क्राइटेरिया सेटअप किए गए लोकल कमेटी में। तो वो है आपके ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, प्रिमिटिव ट्रेड्स, डिस्टिंक्ट कल्चर, शाय ऑफ कांटेक्ट विद कम्युनिटी एट लार्ज, इकोनॉमिकली बैकवर्ड। ये सारे जो हैं ये क्राइटेरिया ये लोकल कमेटी में कहे गए। अगर हम हिंदी में कहें तो आदिम लक्षण, विशिष्ट सभ्यता, भौगोलिक पृथकता, बाहरी समुदाय के साथ संबंधों से संकोच और पिछड़ापन। अगर किसी कम्युनिटी में ये सारे लक्षण हैं, ये सारे लक्षण हैं, तो उसको एसटी का स्टेटस दिया जाएगा। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं कि जो हाटी कम्युनिटी है हिमाचल प्रदेश में, क्या उसमें भी ये लक्षण पाए जाते हैं? और ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये हमारे संविधान में नहीं बताया गया है कि ये सभी जो लक्षण है उस कम्युनिटी में होने चाहिए, लेकिन ये लोकल कमेटी में बताया गया है। पहले देखते हैं ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। ज्योग्राफिकली देखा जाए तो टेरेन इलाका है, जौनसार बावर के साथ में, ये जौनसार बावर हो गया, इधर आपकी जो टोन्स रिवर है, और ये वाला हो गया गिरिपार वाला इलाका। तो ज्योग्राफिकली आइसोलेशन जो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भैया ज्योग्राफिकल आइसोलेशन तो है, सड़कों की व्यवस्था नहीं है या बेसिक एमिनिटीज यहां पर नहीं है, तो ये चीजें कही गई हैं। एंटायर गिरिपार एरिया इज माउंटेनियस एंड देयरफॉर एक्सेसिबिलिटी इज डिफिकल्ट। माउंटेन्स है, तो यहां पर जो एक्सेसिबिलिटी है, यानी कि यहां पर जो रास्ता है या क्षेत्र है जो यहां का है, तो वो बहुत ही डिफिकल्ट है। नेक्स्ट इज प्रिमिटिव ट्रेड्स, यानी कि आदिम लक्षण। आदिम लक्षण में देखते हैं द हाटी पॉपुलेशन possesses all primitive and traditional socio-ethnic traits kin to other primitive tribes in respect of। तो ये यहां पर कह रहे हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है, जो हाटी कम्युनिटी है, उसमें दूसरे एथनिक ग्रुप की तरह ही आदिम लक्षण हैं। जैसे कि अगर बात करें ऑक्यूपेशन की, ऑक्यूपेशन में उनका जो मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या है? एग्रीकल्चर एंड कैटल रेयरिंग। ये लगभग सारी पॉपुलेशन में होता है। और जो वहां पर एग्रीकल्चर की जाती है तो वो कैसे की जाती है? एज ओल्ड फैशन बाय एडॉप्टिंग ट्रेडिशनल मेथड्स। द लैंड होल्डिंग आर वेरी स्मॉल एंड अनइकोनॉमिकल एज द ट्रेडिशनल क्रॉप्स आर ग्रोन एंड प्रोडक्टिविटी पर यूनिट इज वेरी लो। आज भी वहां पर सिरमौर वाले जो इलाके हैं, इस रिपोर्ट में जो कहा गया है कि वहां के लोग जो हैं वो अभी भी ट्रेडिशनल मेथड का यूज कर रहे हैं। जैसे कि आज खेत खोदने के लिए मशीनरी का यूज किया जाता है, अगर हम पंजाब वाले रीजन की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल, लेकिन वहां पर आज भी हल का यूज किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि किसी कम क्षेत्र में, बड़े पैमाने पर। दूसरा है फैमिली सिस्टम। द फैमिलीज आर मोस्टली जॉइंट एंड पॉलीएंड्रस एंड मेल डोमिनेटेड। जॉइंट फैमिलीज हैं, वहां के जो लोग हैं जॉइंट फैमिली में रहते हैं। पॉलीएंड्री, बहुपति प्रथा यहां पर है, और साथ साथ में ही मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जो उनके द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं, हेड ऑफ फैमिली के द्वारा जो डिसीजन लिए जाते हैं वही फाइनल होते हैं, और उनको कहा जाता है सियाना और ठगड़ा। ये जो टर्म है सियाना और ठगड़ा, ये अपर शिमला या कुल्लू वहां पर भी इस टर्म का यूज किया जाता है। और दूसरी जो टर्म यहां पर है वो है बोबा। मे बी ये मिसप्रिंट हो गई होगी। ये जो शब्द यूज किया जाता है बाबा यूज किया जाता है अगर एक पत्नी के एक से अधिक पति हैं, तो जो बच्चे होते हैं उनके, वो बच्चे अपने पिता को बाबा कहकर संबोधित करते हैं। नेक्स्ट इज सक्सेशन। द सक्सेशन अमंगेस्ट हाटी इज गवर्न्ड बाय देयर रिवाज-ए-आम एंड वाज-ए-उल-अर्ज। किस तरीके से सक्सेशन होता है? अगर जमीन ट्रांसफर होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के लिए, तो यहां पर जो टर्म यूज की है रिवाज-ए-आम और वाज-ए-उल-अर्ज। And because of polyandry system, on the death of a brother, his share in the property is succeeded by surviving brothers, if not influenced or forced by codified law and not by widow and children, and this goes on till the last surviving male in the family. इसका मतलब ये है कि मान लीजिए भाई की डेथ हो जाती है, पॉलिएंड्री सिस्टम की बात कर रहे हैं। एक भाई की अगर डेथ हो जाती है तो वो जमीन दूसरे भाई को ट्रांसफर हो जाएगी, फिर वो तीसरे भाई को ट्रांसफर होगी, लेकिन पत्नी या बच्चे को जमीन ट्रांसफर नहीं होगी।
अगर उनके लॉ के हिसाब से देखा जाए, लेकिन अगर संविधान के मुताबिक देखें तो वो वाइफ को भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। देयर इज ऑल्सो सिस्टम ऑफ कंचोंग, अ पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी गिवन टू यंगेस्ट ब्रदर इन एडिशन टू हिज ड्यू शेयर, एंड जेठोंग, अ पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी गिवन टू एल्डेस्ट ब्रदर इन एडिशन टू ड्यू शेयर। दो टर्म यहां पर यूज की गई हैं, कंचोंग और जेठोंग। कंचोंग का मतलब है कि छोटे भाई को जो जमीन दी जा रही है उसका शेयर, जमीन का हिस्सा जो छोटे भाई को दिया जा रहा है उसे कहते हैं कंचोंग, और बड़े भाई को जो जमीन दी जा रही है उसके लिए एक टर्म यूज की गई है, वो है जेठोंग। सक्सेशन हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। मान लीजिए कोई वाद विवाद हो जाता है तो वो किस तरीके से इस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में सॉल्व किया जाता है। द हाटी हैव देयर ओन सिस्टम ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट एंड इम्पार्टिंग जस्टिस known as Nayon, and for that they have their own local panchayats called Khumli or Maid and Vishtala. A particular amount of process fee has to be paid by the person seeking justice. ध्यान से समझिए, ये टर्म हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जस्टिस सिस्टम के लिए उनकी एक लोकल पंचायत है जिसे कहा जाता है खुमली, और पहाड़ी में उसे मेड़ कहते हैं अगर पहाड़ी में प्रोनाउंस किया जाए तो। जैसे कि हरियाणा में खाप पंचायत होती है, उस तरीके से ही यहाँ पर जो पंचायत होती है उन्हें खुमली कहा जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को जस्टिस चाहिए, उसके साथ कुछ अन्याय हुआ है, तो वो क्या करेगा। अगर हम आज की डेट की बात करें तो जब आप कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट में कुछ फीस लगती है। जस्टिस के लिए जाते हैं तो आपको कुछ फीस लगती है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फीस, कोर्ट फीस। वैसे ही यहाँ पर फीस जो लगती है, अगर आपको न्याय चाहिए तो उसे कहते हैं बिश्ताला, जो टर्म आई है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिश्ताला। दोस्त पंचायत कैन इम्पोज दंड यानी कि फाइन और धाम और कम्युनिटी फीस्ट, एंड कैन इवन इशू थैग द सोशल बॉयकॉट ऑफ द डिफॉल्टिंग पार्टी देयर इज इन केस द डिस्प्यूट रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड। यहां पर क्या चीज कही गई है, पंचायत दंड लगाती है, फाइन लगाती है, और ये भी कह सकती है कि आपको पूरी कम्युनिटी को धाम देनी पड़ेगी। ये धाम तो कॉमन वर्ड है। एंड कैन इवन इशू थैग द सोशल बॉयकॉट, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, थैग। अब थैग का क्या मतलब है। थैग का मतलब है, फॉर एग्जांपल ए और बी पड़ोसी हैं और एक व्यक्ति सी है। अगर ए का सी के साथ झगड़ा हो जाता है तो ए बी को थैग देगा और ये कहेगा कि भैया तुमको सी के साथ किसी भी तरीके के रिलेशन नहीं रखने हैं। इसका मतलब हुआ थैग देना। The parties to the dispute resort to छिंगा। मान लीजिए फिर भी डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्व नहीं होता है, तो यहां पर क्या टर्म यूज की गई है, छिंगा। छिंगा का मतलब है ऑस्ट्रेसिएशन फ्रॉम सोसाइटी, यानी कि पूर्ण रूप से सोसाइटी के द्वारा बहिष्कार किया जाएगा कि भैया आप हमारी कम्युनिटी से अब बाहर हैं। तो यहां पर जो टर्म आई, एक छिंगा और दूसरा थैग, तो याद रखिएगा। अब मान लीजिए फिर भी जो डिस्प्यूट है वो सेटल नहीं हो पाता है, उसके बाद वो कोर्ट में चले जाते हैं। नेक्स्ट इज मैरिजेस। 4 टाइप ऑफ मैरिजेस आर परफॉर्म्ड अमंगस्ट हाटी। 4 तरीके की मैरिज होती है और इस तरह के क्वेश्चन आपने यूपीएससी में देखे होंगे, एचएस में देखे होंगे और अलाइड मेंस में भी देखे होंगे। फर्स्ट टाइप ऑफ मैरिज इज झाजरा। द प्रपोजल इज मेड बाय द ब्राइडग्रूम एंड ऑन इट्स एक्सेप्टेंस द झाजरू, द मैरिज पार्टी यानी कि जो बारात है, would proceed from the side of bride and reach at the house of bridegroom where very simple ceremony of marriage is performed। तो यहां पर इनिशिएट किसके द्वारा किया जाता है, लड़के की तरफ से। जब लड़की की तरफ से एक्सेप्टेंस मिल जाती है, लड़की ने हाँ कह दिया कि हम शादी के लिए तैयार हैं अब, तो यहां पर क्या होता है, लड़की की तरफ से यहां पर आपको इमेज दिख रही है, ये सिर्फ आपको दिखाने पर्पज से है कि आपको समझ आ जाए, बाकी इससे और की नहीं है। तो लड़की के साथ कुछ बाराती आ रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, तो यहां बारात किसकी आ रही है, लड़की की। नॉर्मली केसेस में क्या होता है, लड़के की बारात जाती है, लेकिन झाजरू टाइप ऑफ मैरिज में जो ये बाराती इसके साथ आ रहे हैं इन्हें कहा जाता है झाजरू। ये आते हैं, लड़के के घर में जाते हैं और वहां पर शादी होती है, सिंपल मैरिज होती है, उसे कहा जाता है झाजरू टाइप ऑफ मैरिज या झाजरा टाइप ऑफ मैरिज। देयर आर न्यूमरस इंस्टेंसेस ऑफ चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह के केसेस भी वहां पर होते हैं। नेक्स्ट इज खाइतोन मैरिज। इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ मैरिज इज अरेंज्ड बाय पेइंग खीत, a settled amount of compensation paid to the husband by proposed would be husband, amount through parents of women। क्या कहा गया है, ये जो खाइतोन मैरिज है
ये एक तरह की रीमैरिज है। अब इस रीमैरिज में क्या होता है, अब मान लीजिए लड़की को किसी और व्यक्ति से विवाह करना है, तो अब क्या होगा, जिस व्यक्ति से विवाह करना है वो व्यक्ति एक अमाउंट पे करेगा, फिक्स्ड अमाउंट, उसे कहते हैं खीत। ये सेटल अमाउंट उसके द्वारा पे किया जाएगा वो पिछले वाले हस्बैंड के लिए थ्रू द पेरेंट्स ऑफ विमेन। नेक्स्ट इज हार्ट टाइप ऑफ मैरिज। इसमें क्या होता है, द लेडी elopes with a man from the house of her parents and one who takes away the lady is penalized with her the penalty amount. Hard type of marriage is common. अगर आप शिमला में देखें या कुल्लू वाले पोर्शन में देखें, चंबा में देखें, तो हर एक ट्राइब में हार्ड टाइप ऑफ मैरिज होती है जब लड़की लड़के के साथ भाग जाती है। बेसिकली अगर लव मैरिज की भी बात करें, जब घर वाले राजी नहीं होते हैं, तो यहाँ पर जो व्यक्ति भगा करके ले जाता है उस पर भी एक पेनल्टी अमाउंट लगाया जाता है। और पेनल्टी अमाउंट को क्या कहते हैं, उस पेनल्टी अमाउंट को कहते हैं हरोग। तो जो टर्म्स यहाँ पर आई उनको आप याद रखिए। अगर यहां से क्वेश्चन आ भी जाता है कि बता दीजिए हाटी कम्युनिटी में कौन कौन सी मैरिज परफॉर्म की जाती हैं, तो ये मैरिजेस हैं। नेक्स्ट इज ड्रेसेस, कस्टम एंड फूड। The Hatti have their own folk dresses and custom, which include झागा, मेन folk shirt. मैन का जो folk shirt होता है उसे कहते हैं झागा। सुथन, the woolen folk pajama, मैखली, the folk blouse, and लुगड़ी, the loose women's skirt, and peculiar ornaments जैसे कि नथ, मुर्की, दुराइतू, इस तरीके के जो ornaments हैं वो लेडीज पहनती हैं। The particular Hatti dishes include सातू, घेंडा, पतांदे, चिरटे, इस तरीके से, जैसे यहां पर आपको दिख रहा है पटांडे जो हैं वो इस तरीके के होते हैं। ये इमेजेस जो हैं आपके लिए स्पेशली सिरमौर से मंगवाई गई हैं। ओस्कोली की बात करें तो इस तरीके से दिखाई देती हैं। और ये है तेलपाकी। तेलपाकी बेसिकली कुछ नहीं है, इसमें क्या होता है, जैसे परांठे तो आपने खाए होंगे। अब परांठों में जो स्टफिंग की जाती है वो स्टफिंग यहां पर उड़द की होती है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली तो आलू के पराठे होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, तेलपाकी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज मैजिक और रिलीजियस प्रैक्टिसेस, यानी कि यहाँ के लोग जो हैं वो तंत्र मंत्र पर विश्वास रखते हैं। क्यों रखते हैं? The magic and the peculiar superstitions play a dominating role in the life of the Hatti of Giripar, and the observance of these magic or religious practices give them confidence in the day-to-day life and in the moment of danger and crisis. तो भगवान पर विश्वास रखते हैं। कौन कौन से भगवान पर विश्वास रखते हैं? The consideration of evil eyes and devil spirit is well recognized. The Hatti worship their local deities like Shirgul, Mahasu, Vijat, कोयलू as देवतास, और दूसरे जो हैं कुजियाट, नयन एंड भंगायन, थारी as देवीज। तो देवता जो है यहाँ पर वो प्रमुख जो देवता हैं वो शिरगुल महादेव हैं, बिजल महाराज हैं, महासु हैं, और देवियां जो यहाँ पर प्रमुख हैं वो है कुजियाट, नयन और भंगायन। ये आपको दिख रहा है भंगायन माता का टेंपल। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इस टेंपल का आर्किटेक्चर स्टाइल कौन सा है। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर है God and goddesses are transmitted into a person so blessed with a spirit known as Utarik or Ganeta. Their powers are invoked even for protection from natural calamities, epidemics, drought, floods or individual illness. दो टर्म यहाँ पर की गई यूज, एक उतारिक और दूसरा गनेता। उतारिक और गनेता ये टर्म जो इसलिए यूज की गई है, मान लीजिए जो भगवान है, भगवान की जो शक्तियां हैं जब ट्रांसमिट होती हैं किसी व्यक्ति में, अपर एरिया में उसको कहा जाता है गुरु। तो गुरु आपको बताते हैं कि आपके आने वाले आप पर कौन सी विपत्तियां आ सकती हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज जो है वो आपको बताते हैं। यहां पर जो टर्म यूज की गई उसके लिए वो है गनेता और उतारिक। नेक्स्ट पे चलें। डिस्टिंक्ट कल्चर। द हाटी कल्चर इज नॉन इंक्लूसिव एंड डिस्टिंक्ट which is exhibited and reflected in their fair and festival। जो वहां का कल्चर है वो कहां पर शो होगा, किसी भी कम्युनिटी का कल्चर होगा वो शो जो होगा वो उनके फेयर एंड फेस्टिवल में ही होगा। द फेमस फेयर एंड फेस्टिवल्स आर बिशु, मोन, मुशराली, गुगाल, हरियालटी,
Batiosh and Sajo, wherein these people sing and dance on the folk music and in their folk dresses, and liquors locally made from herbs known as sur, pakli, and ginti are consumed commonly, particularly on these special occasions. तो जो यहाँ पर शराब के लिए टर्म यूज की गई है, लोकल हर्ब यहाँ पर कहा गया, लोकल हर्ब से जो बनती है वो है आपकी सूर, पाखली और घिंटी. नेक्स्ट इज shyness in mixing up with outsiders. Generally, the people of Hatti tribe avoid mixing with the outsider, the other communities, and feel hesitation while interacting with other communities. Their relations and marriages are confined to their tribe. People of Hatti prefer to resolve the dispute in their local panchayat known as Khumli or May. तो इस कम्युनिटी के जो लोग हैं वो दूसरी कम्युनिटी के लोगों से बातचीत करने में हिचकिचाते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है. और वो अपने जो इशू होते हैं, विवाद होते हैं, वो अपनी लोकल पंचायत में रिजॉल्व करते हैं. उसे कहा जाता है खुमली या मेड, जो हमने पहले डिस्कस किया. अब चलते हैं बैकग्राउंड ऑफ हाटी कम्युनिटी मूवमेंट. आखिरकार ये मूवमेंट कब से शुरू हुई और क्यों ये शुरू हुई, क्या क्या डिमांड इसमें थी और किस बेसिस पर इन रिपोर्ट्स को रिजेक्ट किया गया और किसके द्वारा वो रिपोर्ट्स तैयार की गई थी. In 1967 itself, the Jaunsar Bawar area of Uttarakhand was declared a scheduled tribe area. But the people of Sirmaur district of Himachal Pradesh adjacent to it did not get its benefit. Since then, there has been a demand for giving tribal status to the Hatti community on the same lines. Jaunsar Bawar region is adjacent to the border of Uttarakhand and Himachal Pradesh. जो हमने स्टार्टिंग में हमने मैप में देखा, तो 1967 में क्या होता है कि जौनसार बावर वाला जो इलाका है, जो टोन्स रिवर के साथ में ही पड़ता है, उसको एसटी का स्टेटस दिया गया. लेकिन जो गिरिपार वाला रीजन है, जो शिलाई वाला इलाका है, उसका कल्चर भी तो उससे मिलता था, लेकिन उसको एसटी का स्टेटस नहीं मिला. तो यहां पर मांगे उठने लगती है. Jaunsar Bawar, which was separated from princely state of Sirmaur in 1815, was given tribal status by the central government in 1967. 1815 में जौनसार बावर वाला जो इलाका है वो सिरमौर प्रिंसली स्टेट से अलग होता है. बाद में वो यूपी का पार्ट बनता है, जौनसार बावर वाला इलाका. तो उसको फिर एसटी का स्टेटस दिया जाता है. 2000 में जाकर के उत्तराखंड एक अलग स्टेट बनता है. For the first time in 1978, the demand for tribal status of Giripar area arose. A letter was written to the National Commission for Scheduled Caste for this. 1978 में मांग उठती है, तो लेटर लिखा जाता है National Commission for Scheduled Caste. When the first report came in 1979, the National Commission for Scheduled Caste recommended for tribes. 1978 में डिमांड होती है ट्राइबल एरिया की. 1979 में पहली रिपोर्ट आती है और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इसको किसके लिए रिकमेंड करता है? ट्राइब्स के लिए, एसटी के लिए. आफ्टर दिस अ कमिटी वाज फॉर्म्ड इन द असेंबली अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ टीएस नेगी. टीएस नेगी रिपोर्ट सबमिट करते हैं, लेकिन फिर भी ये जो मामला है लंबित पड़ा रहता है. इन 1983 द सेंट्रल हाटी कमेटी वाज फॉर्म्ड. 1983 में सेंट्रल हाटी कमेटी का गठन होता है. 1992 पेटिशन कमेटी ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई जाती है. किसके द्वारा लीड की जाती है? लेड बाय कन्हैया लाल विद 7 मेंबर. दिस कमेटी फाउंड ट्रांसगिरी रीजन फिट फॉर एससी स्टेटस एंड सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 1992. 1992 में ही जो कमेटी बनाई गई थी लेजिस्लेटिव असेंबली में, कौन थे उस वक्त? लेड बाय कन्हैया लाल विद 7 अदर मेंबर. उन्होंने कहा कि ट्रांसगिरी वाला जो रीजन है वो एसटी स्टेटस के लिए फिट है. 1996 में सेंट्रल गवर्नमेंट सीक अ सर्वे रिपोर्ट ऑन दिस रीजन अगेन. फिर से यहां पर रिपोर्ट मांगी जाती है, व्हिच वाज हेडेड बाय एसके गुप्ता. ये असेसमेंट करते हैं. उन्होंने कहा कि जो लोकल कमेटी के द्वारा जो क्राइटेरिया दिए गए हैं उस पर ये वाला जो रीजन है ये खरा उतरता है. दिस इंस्टीट्यूट सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड फॉरवर्ड इट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. फिर से यहाँ पर रिपोर्ट सबमिट होती है. 2010 में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये फिर से यहाँ पर आते हैं कि भैया आपको एक डिटेल्ड रिपोर्ट करनी है तैयार. आपको एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करनी है. स्टेट गवर्नमेंट को कहते हैं इन विच डेमोग्राफिक एंड कास्ट स्टेटस ऑफ ट्रांसगिरी एरिया शुड बी इंक्लूडेड. अब यहाँ पर बात होती है पहली बार कास्ट की, कि आपको यहाँ पर कास्ट स्टेटस भी बताना है उसमें. तो यहाँ पर क्या बताते हैं कि 14 सब कास्टेड
14 सब कास्ट वर सबमिटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंटर। बात हो रही है, अब यहां पर क्या कहा गया कि 14 कास्ट होंगी इस कम्युनिटी के अंदर, 14 कास्ट हैं। नेक्स्ट देखा जाए तो 2014 में ट्राइबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ शिमला ये रिपोर्ट फिर से सबमिट करते हैं, लेड बाय डॉक्टर अपर्णा नेगी टू द स्टेट गवर्नमेंट। शी रिकमेंडेड दैट द ट्रांसगिरी रीजन इज एलिजिबल फॉर एसटी स्टेटस। 2014 में भी एक्सेप्ट की जाती है, इनके द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उसमें ये कहा जाता है कि गिरिपार वाला जो रीजन है वो एसटी स्टेटस देने के लिए एलिजिबल है। 2018 में हार्टी डेलीगेशन मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ यहाँ पर मीटिंग होती है। हार्टी जो डेलीगेशन है वो इनसे मिलते हैं। हार्टी डेलीगेशन मीट टू द प्रेसिडेंट पीएम नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर अपने ट्राइबल मिनिस्टर को भेजते हैं कि भैया आपको सबसे अच्छा सर्वे यहाँ का लाना है, और इस सर्वे में ये कहा जाता है कि ये वाला जो एरिया है वो एसटी स्टेटस देने के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर जितनी भी रिपोर्ट आई उस सभी में ये कहा गया कि ये स्टेटस देने के लिए एलिजिबल है। अब 2018 में यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्शन उठाए गए आरजीआई के द्वारा, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। किसके अंतर्गत आता है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये आता है होम मिनिस्ट्री के अंदर, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। Till 2018, Registrar General of India did not consider any report submitted to the central government by the state government. तो अभी तक आरजीआई के द्वारा ये रिपोर्ट जो है वो कंसीडर नहीं की गई थी, जो भी उनके पास रिपोर्ट भेजी गई थी। अब यहाँ पर वो कुछ ऑब्जेक्शन उठाते हैं, जैसे कि the term Hatti is blanket term for 14 subcaste and it does not include any particular ethnic group। आरजीआई के द्वारा कहा जाता है कि ये कोई एथनिक ग्रुप नहीं है, एक पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप नहीं है, इसमें 14 सब कास्ट आ रही हैं। फिर कहते हैं अनदर ऑब्जेक्शन इज दैट इट इज अ हेटेरोजेनियस ग्रुप एंड इट इज नॉट अ सिंगल कम्युनिटी। ये एक सिंगल कम्युनिटी नहीं है, ये एक हेटेरोजेनियस ग्रुप है। अगर सिंगल कम्युनिटी होती तो एसटी स्टेटस दे देते। द नेम बेस्ड ऑन टेरिटरी गिरिपार इज नॉट अ एथनिक कम्युनिटी नेम। गिरिपार जो एक एथनिक कम्युनिटी का नाम नहीं है, जैसे कि हम कहते हैं किन्नौरा, किन्नौरा जो है वो ट्राइब भी है और किन्नौरा जो है वो नाम भी है, किन्नौर के नाम पे ही किन्नौरा ट्राइब। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है गिरिपार अगर कह रहे हैं हम, तो गिरिपार वाले जो ट्राइब्स रह रही हैं उन्हें कहते हैं हाटी। तो ये भी मैच नहीं हो रहा है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया डज नॉट हैव एनी पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन अबाउट हाटी कम्युनिटी, सो दैट डिमांड वाज रिजेक्टेड ऑन दिस बेसिस। तो यहाँ पर कहा गया कि भैया हमारे पास तो पब्लिश कोई डाटा ही नहीं है। अगर हाटी कम्युनिटी के बारे में हमारे पास कुछ पब्लिश्ड डाटा होता तो हम कंसीडर करते, लेकिन हमारे पास वो डाटा उपलब्ध नहीं है। अब देखिए जो ये सारे ऑब्जेक्शंस थे, इन ऑब्जेक्शन को काउंटर किया गया किसके द्वारा, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ हिमाचल प्रदेश, उनके द्वारा ये जो ऑब्जेक्शंस थे आरजीआई के द्वारा लगाए गए थे, इनको काउंटर किया गया। इसमें क्या कहा गया, सेंट्रल गवर्नमेंट अगेन सीक रिपोर्ट ऑन हाटी कम्युनिटी। द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय ट्राइबल इंस्टीट्यूट सबमिटेड to the central government in September 2021. The objection imposed by RGI refute in this report are following। जो ये रिफ्यूट किए गए, अब देखते हैं कि कौन कौन से किस तरीके से। पहला जो था वो हाटी कम्युनिटी इज अ ब्लैंकेट टर्म। इन्होंने कहा कि किन्नौरा, गद्दी, पंगवाल एंड स्वांगला आल्सो आर ब्लैंकेट टर्म, क्योंकि इसके अंदर भी तो बाकी की जो कास्ट है वो भी इसके अंदर आती है। तो अगर बाकियों को मिल सकता है तो हमें भी दे दीजिए एसटी का स्टेटस। दूसरा है हेटेरोजेनियस कम्युनिटी। ऑल दिस कम्युनिटीज आर हेटेरोजेनियस, नो वन इज सिंगल ग्रुप ऑफ कम्युनिटी। इन्होंने कहा कि बाकी की जो भी कम्युनिटीज हैं, जैसे ये है किन्नौरा है, गद्दी है, पंगवाल है, ये भी तो हेटेरोजेनियस हैं। सिर्फ हमारी ही कम्युनिटी हेटेरोजेनियस थोड़ी ना है, सारी हैं। फिर कहा सब कास्ट, देयर आर सब कास्ट इन ऑल अबव एसटी कम्युनिटीज एंड राजपूत एंड ब्राह्मण्स आर आल्सो included in these communities। जो बाकी के यहाँ पर कास्ट, जो बाकी के यहाँ पर ट्राइब्स हैं, इसमें भी तो राजपूत और ब्राह्मण्स हैं, इसमें भी तो सब कास्ट हैं। Similarity, there is a similarity between Jaunsar Babar and the गिरिपार रीजन। इन्होंने कहा कि गिरिपार वाला जो रीजन है उसमें और जौनसार बाबर वाले इलाके में सिमिलैरिटीज है। इस बेसिस पर भी यहाँ के लिए एसटी का स्टेटस दिया जाना चाहिए। नेम, हाटी इज अ कम्युनिटी नेम एंड इट इज नॉट बेस्ड ऑन टेरिटोरियल नेम। तो ये एक कम्युनिटी का नाम है जो हाट क्या करती थी, जो अपने सामान अपने पीठ पर लाद करके पैदल चल करके बाजार जाते थे, बार्टर सिस्टम वहां पर करते थे, एसेंशियल आइटम अपनी लेकर के जाते थे। तो उन्होंने कहा कि कम्युनिटी का नाम है, ये किसी टेरिटरी का नाम नहीं है।
ठीक है, तो मान लीजिए इतनी सारी हमारे पास रिपोर्ट्स हैं और इसमें ये भी कहा गया कि सब चीजें वैलिड हैं एसटी के स्टेटस के लिए। आरजीआई ने अप्रूव कर दिया, हमारे प्रधानमंत्री उनसे डेलीगेशन हमारे जो हाटी कम्युनिटी की है वो मिलती है, और होम मिनिस्ट्री के द्वारा अमित शाह जी के द्वारा ये कहा जाता है कि कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी वहां के लिए एसटी का स्टेटस दिया जाए। जयराम ठाकुर जी के द्वारा ये अनाउंसमेंट की जाती है। तो लगभग ये प्रोसेस जो है वो सेंटर से भी अप्रूव मिल चुका है लगभग, और स्टेट से भी। तो इसका विरोध क्यों हो रहा है फिर? जब इतनी चीजें अच्छी हैं तो किस चीज का विरोध है? अब उस विरोध के बारे में बात करते हैं, किस चीज का विरोध क्यों हो रहा है। अभी तक आपको सारे वैलिड पॉइंट पता लग गए होंगे कि क्यों यह मांग उठ रही है और कब कब रिपोर्ट्स दी गई, क्यों उन रिपोर्ट्स का कोई जवाब नहीं आया, आरजीआई के द्वारा क्या ऑब्जेक्शन उठाए गए, और फिर जाकर के 2021 में जो काउंटर किए गए वो वैलिड है या नहीं, ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। तो अब बात करते हैं विरोध की कि क्यों इसका विरोध किया जा रहा है एससी कम्युनिटी के द्वारा। अगर हम हिमाचल प्रदेश के कास्ट सेंसस की बात करें तो कास्ट सेंसस कुछ इस तरीके से हैं। राजपूत 37.5%, गद्दी 1.5%, अदर्स 16.5% और शेड्यूल्ड कास्ट 26.5% और ब्राह्मण्स 18%। तो ये जो कम्युनिटी है सिरमौर में इस चीज का विरोध कर रही है कि एसटी का स्टेटस यहां के लिए नहीं दिया जाना चाहिए। ये आपको विरोध की एक आपको दिख रहा है यहां पर हाटी समिति जो ये चाहते हैं कि यहां के लिए हमें एसटी का स्टेटस दिया जाना चाहिए, हाटी कम्युनिटी को एसटी का स्टेटस दिया जाना चाहिए, ये उसके पक्ष में है। और ये विपक्ष में है। आपको यहाँ पर भीम आर्मी दिख रही है, यहाँ पर आपको सिरमौर के लोग दिख रहे हैं जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से हैं, ये इस चीज का विरोध कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या कहानी है। पहला जो ये दावा कर रहे हैं कि यहां पर एट्रोसिटीज बढ़ जाएंगी। क्यों? अब क्या होता है, 1989 में शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? जो क्रूएलिटी एससी कम्युनिटी पर होती हैं या लोअर कास्ट पर होती हैं उसके प्रिवेंशन के लिए ये एक्ट बनाया जाता है 1989। अब जब यहां के एसटी का स्टेटस दिया जाएगा, गिरिपार वाले इलाके को एसटी का स्टेटस दिया जाएगा, तो वहां पर ये लॉ लागू नहीं होगा, ये लॉ नलीफाइड हो जाएगा। लेकिन अगर ये नलीफाइड होता है तो हमारे पास एक जो डाटा है वो ये निकल के भी आ रहा है कि एज पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी का डाटा है, क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट एससीज रोज फ्रॉम 130 इन 2018 टू 251 इन हिमाचल प्रदेश इन 2020। तो 2018 में एससी पर जो केसेस हुए वो 130 थे क्रिमिनल केसेस, और 2020 में ये केसेस बढ़कर के कितने हो जाते हैं 251। तो ये चिंता का विषय है जो ये पर्टिकुलर कम्युनिटी कह रही है। पहला एट्रोसिटीज, नेक्स्ट इज रिजर्वेशन, बी इट पॉलिटिकल, एजुकेशनल या इकोनॉमिकल। अब देखते हैं पॉलिटिकल रिजर्वेशन की अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में सीट्स कुछ इस तरीके से आवंटित है। 68 सीट्स में से अगर विधानसभा की सीट्स में देखा जाए तो 48 सीट्स जो हैं वो जनरल के लिए हैं, 17 सीट्स एससी कम्युनिटी के लिए हैं और 3 सीट एसटी के लिए हैं। ये हो गया आपका भरमौर, लाहौल स्पीति, किन्नौर, वो वाला पोर्शन, वहां के लिए 3 सीट्स हैं। अब अगर हम नाहन की बात करें, इसको रिलेट करते हैं सिरमौर से। सिरमौर में जो रेणुका जी है और शिलाई है, ये 2 विधानसभा की सीट्स जहां जो गिरिपार वाले इलाके में आती हैं, अगर यहां के लिए एसटी का स्टेटस मिलता है तो ये जो 2 सीट्स हैं ये भी यहां पर मिल जाएंगी। इसका मतलब है यहां पर एससी कम्युनिटी के लिए कोई सीट नहीं है, जो रिजर्वेशन है वो यहां पर खत्म है। दूसरा हम बात करें पंचायत इलेक्शंस की। अगर पंचायत इलेक्शन की बात की जाए तो वहां पर 154 पंचायत हैं, तो 154 पंचायत में जो मिलने वाला रिजर्वेशन है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो ओपन हो जाएगा फॉर ऑल। तो क्या हो जाएगा, वहां पर सीट जो है एससी एसटी के लिए हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशनल। इन हिमाचल प्रदेश रिजर्वेशन फॉर एससी शेड्यूल कास्ट कैटेगरी इज 15% इन क्लास 1 एंड क्लास 2। अगर हम एससी की बात करें तो क्लास 1 और क्लास 2 के लिए जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो दिया जाता है 15%।
डिफर भी कर सकता है। और क्लास 3 और क्लास 4 के लिए जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो होता है 22%। यह है एससी के लिए। अब मान लीजिए एसटी है, अब एसटी घोषित किया जाता है, तो एसटी के लिए जो मिलने वाला रिजर्वेशन है वो क्लास 1 और क्लास 2 के लिए जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो दिया जाता है 7.5%। और क्लास 3 और क्लास 4 के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है 5%, 7.5% और 5%। और अगर देखा जाए रिजर्वेशन कोटास इन प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस लाइक आईआईटीज और आईआईएम, तो आप ये देख सकते हैं डाटा। तो एजुकेशनली भी अगर देखा जाए तो हमारे सामने क्या डाटा निकल के आ रहा है, ये वाला। तो यानी कि जो एससी को मिलने वाला रिजर्वेशन 15% और 22% का था वो कितना हो जाएगा, 7.5% और 5% हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकली क्या देखते हैं, पर्सन हु आर नॉट कवर्ड अंडर स्कीम ऑफ रिजर्वेशन फॉर एससीज एंड एसटीज एंड ओबीसीज and whose families has gross annual income below 4 lakh are to be identified as EWS for benefits of reservation। EWS economically backward classes की हमने बात की थी। तो उनके लिए जो एससी में नहीं आते हैं, एसटी में नहीं आते हैं और ओबीसी में भी नहीं आते हैं, लेकिन उनकी जो इनकम है, एनुअल इनकम जो है वो 4 लाख से कम है, लेस देन 4 लाख, तो वो ईडब्ल्यूएस में आते हैं, जो 10% का जो रिजर्वेशन दिया जाता है जनरल कैटेगरी को। तो families of categories who are not covered in EWS will be eligible to get benefits of ST। अब दिक्कत यहां पर एक और है कि मान लीजिए ST का स्टेटस यहां पर मिल जाता है, तो बाकी का जो आरक्षण है वो खत्म। जो EWS से बाहर जाते हैं, जो EWS से बाहर हैं, यानी कि जिनकी इनकम 4 लाख से ज्यादा है, तो वो भी ST का बेनिफिट लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फिर वो भी 7.5% का कोटा ले लेंगे जिनकी इनकम 4 लाख से ज्यादा है। नेक्स्ट में देखते हैं बेसिक एमिनिटीज। अब इस कम्युनिटी का यहां पर कहना है कि यहां पर बेसिक एमिनिटीज हैं। बेसिक एमिनिटीज में क्या आता है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग, ऑल वेदर रोड टू विलेज, इलेक्ट्रिफिकेशन, फ्यूल, कनेक्टिविटी, हेल्थ केयर सेंटर, स्कूल, प्लेग्राउंड एंड रिक्रिएशन फैसिलिटीज एंड मेनी मोर। ये बेसिक एमिनिटीज में आता है कि आपके पास जो है बुनियादी सुविधाएं हैं। और ये हवाला देते हैं यहां पर सरकार का कि सरकार एक तरफ तो ये कह रही है कि हमने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर ली है, हमने 100% गैस के कनेक्शन दे दिए हैं, जो रोड से कनेक्टिविटी है वो बड़ी है। तो एक तरफ तो ये सरकार जो है वो ये कह रही है कि हमने ये सब चीजें कर ली है, और दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि वो इलाका जो है वो बैकवर्ड इलाका है, इसलिए वहां को एसटी का स्टेटस दिया जाना चाहिए। तो ये जो है ये पॉइंट्स वहां पर दे रहे हैं इस ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी। और दूसरा ये भी कि इसमें जो हाटी वाला इशू है कि अब जो रियल हाटी है वो कौन है। अब हमने पहले तो आपसे डिस्कस कर लिया कि गिरिपार वाला जो इलाका है वो हाटी कम्युनिटी है, लेकिन यहां पर विरोध करने वाली कम्युनिटी है वो यहां ये कह रही है कि जिसको ये स्टेटस मिलने वाला है वो तो हाटी कम्युनिटी है ही नहीं। कैसे? ये कह रहे हैं कि यहां पर सब ग्रुप हैं हाटी के, देयर आर सब ग्रुप्स ऑफ हाटी कम्युनिटी। उसमें से हैं भाट, खश एक, और दूसरा है बड़ोई, लोहार, ढाकी, तोरी, तयाल, और तीसरी जो कम्युनिटी है, तीसरा जो सब ग्रुप है वो है कोली, चनाल, डूम और चमार। इनका कहना यह है कि 1956 के रेवेन्यू रिकॉर्ड में यह कहा गया है कि जो भाट और खश हैं, भाट और खश को क्या कहा गया है, ब्राह्मण और राजपूत, और इनको प्रभुत्वशाली जातियां कहा गया है, भाट और खश को। लेकिन दूसरी कम्युनिटी यहां पर यह कह रही है कि गजेटियर ऑफ सिरमौर 1931, उसको अमेंड किया गया 1934 में, उसमें यह कहा गया है कि भाट और खश, रियल टर्म जो यूज की गई है भाट और खश, तो जो रिजर्वेशन जो एसटी का स्टेटस मिलना चाहिए वो इस कम्युनिटी को मिलना चाहिए, भाट और खश को, ना कि राजपूत और ब्राह्मण्स। लेकिन एक कम्युनिटी कह रही है कि 1956 में तो इसको राजपूत और ब्राह्मण्स कहा गया है। तो जब ये प्रभुत्वशाली हैं तो एसटी का स्टेटस फिर क्यों? और मानना इनका यह भी है कि शिलाई वाला जो इलाका है, कि ठीक है शिलाई वाला जो इलाका है उसका कल्चर मैच होता है जौनसार बाबर वाले इलाके से, लेकिन अगर पूरे के पूरे गिरिपार का इलाका देखा जाए तो उसका कल्चर मैच नहीं होता है।
और जो हार्ड किया जाता था वो बेसिकली लोअर कम्युनिटी या लोअर कास्ट के द्वारा किया जाता था। जो इस कम्युनिटी का दावा है, इस कम्युनिटी के द्वारा जो लोअर कास्ट है उनके द्वारा हार्ड की एक्टिविटी की जाती थी। तो ये इनका मानना है। तो ये दोनों पक्षों के बारे में आपके पास जानकारी आ गई कि एक पक्ष क्या कह रहा है और दूसरा पक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है। तो आप सब इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब लास्ट में बात करते हैं बेनिफिट्स की। मान लीजिए एसटी का स्टेटस मिल जाता है, तो उसके बाद यहाँ पर कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बेनिफिट्स ऑफ एसटी स्टेटस। द ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1976। जो 1976 में एक अलग डिपार्टमेंट यहाँ पर बन करके आता है। क्यों? सिर्फ इस कम्युनिटी के इकोनॉमिकल सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए। इन द फील्ड लेवल दैट इज शेड्यूल्ड एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश 5 integrated tribal development projects have been opened। तो 1976 में ये ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है। फिर यहाँ पर इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं ये अलग अलग ओपन होते हैं। जैसे कि ये एक डिस्ट्रिक्ट है, तो एक डिस्ट्रिक्ट में आपको 2 ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आपको दिख रहे हैं। ये इमेज मैंने कहा था आपको याद रखिएगा। तो ये वाला क्या है? ये है शेड्यूल्ड एरिया। शेड्यूल्ड एरिया के लिए अलग अलग तरीके से इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम या प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। ग्रांट्स, अगर हम बात की जाए आर्टिकल 271 275 ए की, ग्रांट्स मस्ट बी यूटिलाइज्ड फॉर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द फॉलोइंग। इसके लिए ग्रांट्स आती हैं, पैसा आता है, वो इसके लिए लगाया जाता है ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट की बात की जाए, इन द ईयर 1981 द वर्क रिलेटिंग टू द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट that is special component plan had to be given to the department। इस डिपार्टमेंट को दिया गया and thereby changing the name, its name from tribal development department to scheduled caste and scheduled tribe development department। इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया? scheduled caste and scheduled tribe development department। मई 2002 में the whole work relating to the welfare of scheduled caste that is special component plan has been transferred to the social justice and empowerment department। now the department is known with the name of scheduled tribe development department। तो नाम बेसिकली यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो नाम है वो चेंज कर दिया गया है। क्या है? और फाइनल जो नाम है वो ये आपको याद रखना है, शेड्यूल्ड ट्राइब डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। बेनिफिट्स और क्या होंगे? कोचिंग के लिए यहाँ पर व्यवस्था की जाती है, फ्रीली यहाँ पर कोचिंग दी जाती है उन स्टूडेंट्स के लिए। ट्राइबल सब प्लान बनाया जाता है। फ्लो ऑफ क्रेडिट टू एसटीज, कि जो पैसा आता है वो किस तरीके से जाएगा। फॉर एग्जांपल जो बैंक है, बैंक की पहली जो प्रायोरिटी रहेगी लोन देने की वो इस एसटी कम्युनिटी को रहेगी और वो कम ब्याज पर देना होता है। नेक्स्ट की अगर बात करें तो मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच, माडा, याद रखिए क्या है ये? द एम्बिट ऑफ ट्राइबल सब प्लान was expanded in the 6th 5-year plan and modified area development approach was adopted to cover smaller areas of tribal concentration having population 10,000 in the contiguous area of which 50% of more were tribal। अब जहां की पॉपुलेशन कम है, जहां पर पॉपुलेशन जो है मान लीजिए 10,000 के आसपास है, तो वहां के लिए प्रोग्राम लाया गया माडा, मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच। इन हिमाचल प्रदेश 2 such pockets namely चंबा एंड भटियात। कौन कौन से? चंबा और भटियात blocks of the district Chamba were identified in 1981-82। These 2 pockets cover an area of 881.47 square kilometer and population of 29,455 scheduled tribe as per census 2011 के सेंसस से अगर देखा जाए तो यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है? 29,455। कहाँ की बात हो रही है? चंबा में, भटियात और चंबा डिस्ट्रिक्ट, इन दोनों को मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच में कवर किया गया है। साथ ही साथ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ पर पैसा मिलता है और स्वास्थ्य के लिए जनजातीय क्षेत्रों में उचित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिगत वर्ष 2019-20 के दौरान 5 जिला नागरिक चिकित्सालय, 9 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 47 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 105 उप स्वास्थ्य केंद्र कार्यरत हैं। तो स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर सुविधाएं दी जाती हैं, पशुपालन के लिए यहाँ पर सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं, स्पेशल फोकस दिया जाता है,
संविधान के अनुच्छेद 275(1) जो हमने पहले भी डिस्कस किया, इसके अंतर्गत जो अनुदान दिया जाता है, राशि दी जाती है, बात करें 340.8 लाख रुपए की धनराशि का उपयोग वारिंग, पांगी स्थित किलाड़ और भरमौर स्थित खनी में किया गया। जो ट्राइबल एरिया है उनके लिए स्पेशल से पैसा आएगा। फिर इसके अतिरिक्त 22 करोड़ रुपए एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल लाहौल स्थित वारिंग, पांगी, किलाड़ के निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत किए गए। तो इस तरीके से जो स्कूल्स हैं, यहाँ पर कौन से स्कूल बनाए जाते हैं ट्राइबल्स के डेवलपमेंट के लिए? एकलव्य स्कूल। और नाभिक बजट, सेंट्रल बजट यहाँ पर दिया जाता है इनके लिए, स्पेशल से बजट आता है ऐसे स्थानीय विकासात्मक कार्यों जिनके लिए वर्ष के दौरान बजट उपलब्ध नहीं हो पाता है, परंतु इन कार्यों के लिए के निष्पादन की नितांत आवश्यकता प्रतीत होती है कि कार्यान्वयन हेतु नाभिक बजट के तहत प्रत्येक स्कीम कार्य के लिए 1 लाख रुपए तक की धनराशि आवंटित की जाती है। तो अगर वर्ष 2019-20 में ही देखा जाए तो कितनी राशि आवंटित हुई? 90 लाख रुपए। विकास में जन सहयोग तथा विधायक क्षेत्र निधि विकास योजना के अंतर्गत 445 लाख रुपए व्यय किए गए ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बजट का आवंटन होता है इस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के उत्थान के लिए, एसटी के उत्थान के लिए अलग अलग योजनाएं लाई जाती हैं कि ये जो एरिया है वो डेवलप हो। तो ये सभी चीजें थी, ये दोनों पक्ष थे और ये बेनिफिट्स थे। आपको सभी चीजें पता लग गई होंगी। आई होप कि आप सभी को ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। आप अपने व्यूज जो हैं वो कमेंट सेक्शन में रखिए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें। और नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपके सामने आए उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज रख सकते हैं। इस लेक्चर की जो पीडीएफ फाइल है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। जो सभी लिंक है, चाहे वो एप्लीकेशन का हो, टेलीग्राम का हो, वो आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जल्दी ही आपसे मिलेंगे। थैंक यू।